मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। हम चैप्टर 9 प्रकाश में प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियमों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम जो है अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने जो है कल अपवर्तन पढ़ते समय हमने माध्यम के बारे में पढ़ा था कि माध्यम वह पदार्थ है जिससे होकर के प्रकाश गति करता है, उसको माध्यम कहा जाता है। और माध्यम जो है दो प्रकार का होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम उसे कहा जाता है जिसमें प्रकाश की गति कम होती है, उसको सघन माध्यम कहा जाता है। और विरल माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होती है। सघन माध्यम के जो उदाहरण है वो है पानी और कांच, यानी जो ठोस माध्यम है या द्रव माध्यम है वो सघन माध्यम है। और विरल माध्यम जो है कोई गैसीय माध्यम हवा जैसे वो विरल माध्यम है। तो आज हम जो है ये पढ़ेंगे कि यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आती है और सघन से विरल माध्यम में आती है तो उसमें जो है अपवर्तन जो है किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होगा। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसको एक डायग्राम से इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये पृथककारी पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है। यहाँ पर विरल माध्यम है, विरल माध्यम जैसे हवा, और यहाँ पर सघन माध्यम जैसे जल है। विरल माध्यम हवा और सघन माध्यम जल। ये अभिलंब है जो पृथककारी पृष्ठ से समकोण कोण पर स्थित है। तो यदि कोई किरण इस तरह आपतित हो रही है, इस प्रकार से ये आपतित किरण है, जो विरल माध्यम से यानी हवा से जल में प्रवेश कर रही है, तो ये इस तरीके से सीधी नहीं जा करके इसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन होने पर ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, यानी वो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाता है। तो कम होने पर वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, दूसरी स्थिति में ये स्थिति फर्स्ट है। सेकेंड स्थिति में कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में
प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये पृथककारी पृष्ठ है, ये अभिलंब है, ये माध्यम फर्स्ट, यहाँ पर सघन माध्यम है, और यह माध्यम सेकंड विरल माध्यम है। मान लो प्रकाश किरण जल से हवा में आपतित हो रही है, इस तरीके से यदि प्रकाश किरण जल से हवा में आ रही है तो वह इस तरीके से सीधी नहीं जा करके इस तरफ मुड़ेगी, यानी अभिलंब से दूर मुड़ेगी। ठीक है, यानी इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही है, विरल माध्यम से सघन में आएगी तब तो वो इस तरफ मुड़ेगी अभिलंब की तरफ, और वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति में कि यदि प्रकाश किरण अभिलंब पर लंबवत आपतित होती है, अभिलंब पर लंबवत आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती। इस तरीके से ये पृथककारी पृष्ठ है, और यदि कोई प्रकाश किरण इस पृथककारी पृष्ठ से अभिलंब लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, उसमें जो है वो किसी भी तरफ नहीं मुड़ेगी, सीधी निकल जाएगी। तो ये 3 स्थितियां हैं। अब इसके पश्चात हम जो है अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। के उदाहरण, इनमें से पहला उदाहरण है सूर्योदय से पहले सूर्य कुछ समय पहले ही दिखाई देने लग जाता है, और इसी प्रकार सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य जो है कुछ समय तक दिखाई देने लग जाता है। यानी जब वास्तविक सूर्योदय होता है, यानी सूर्य जब उदय होता है, तब सूर्य जो है उसकी क्षैतिज स्थिति से नीचे होता है, लेकिन हमें उसकी आभासी स्थिति ऊपर दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती है, तो उसका अपवर्तन होता है, और अपवर्तन होने से हमें सूर्य की उसकी जो आभासी स्थिति है वो कुछ समय पहले ही दिखाई देने लग जाती है। इसी प्रकार जब सूर्य अस्त होता है तो अस्त होने पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अस्त होने के पश्चात भी सूर्य की आभासी स्थिति हमें कुछ समय तक दिखाई देती है। तो ये किस प्रकार से होता है, यानी सूर्योदय से पहले
वह सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है, वायुमंडल है, और ये क्षैतिज है। क्षैतिज का मतलब जहां तक अपनी नजर जा रही है तो ये क्षैतिज है। अब सूर्य जब क्षैतिज से नीचे है, ये क्षैतिज है, और सूर्य जब यहाँ पर है, ये सूर्य है, तो यहाँ पर सूर्य जो है क्षैतिज से नीचे है। ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है। वास्तविक स्थिति यानी सूर्य जो है वास्तव में क्षैतिज से नीचे है, यानी अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। सूर्योदय होने से पहले ही सूर्य जो है हमें दिखाई देने लग जाता है। इसका कारण ये है कि सूर्य जब क्षैतिज से नीचे होता है तो इससे निकलने वाली प्रकाश किरणें ये वायुमंडल से होकर जाएगी, तो उसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने पर वह इस तरीके से विचलित हो जाती है, अपनी दिशा से मुड़ जाती है। तो सूर्य जो है हमें यहाँ पर नजर आएगा। ये इसकी आभासी स्थिति, यानी वास्तव में सूर्य क्षैतिज से नीचे है, यानी वास्तव में अभी तक सूर्य उदय नहीं हुआ है। तो सूर्य उदय होने के कुछ समय पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है। इसका कारण ये है कि जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन होने से हमें सूर्य की आभासी स्थिति कुछ समय पहले ही दिखाई देने लग जाती है। इसी प्रकार से सूर्य जब अस्त होता है, क्षैतिज से नीचे चला जाता है, ये इसकी वास्तविक स्थिति है। वास्तविक स्थिति, तो सूर्य यहाँ पर क्षैतिज से नीचे चला जाता है, उससे कुछ समय पश्चात सूर्य की आभासी स्थिति हमें दिखाई देती है। यानी सूर्यास्त हो चुका है, सूर्यास्त होने के पश्चात भी सूर्य की आभासी स्थिति हमें दिखाई देती है। तो ये जो है अपवर्तन के कारण हो रहा है। अपवर्तन के कारण सूर्य उदय से कुछ समय पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है, और सूर्यास्त के पश्चात भी कुछ समय तक हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। ठीक है, तो ये जो है अपवर्तन के कारण हो रहा है। ये अपवर्तन का पहला उदाहरण। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा उदाहरण है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसा होता है कि यहाँ पर अलग अलग स्थितियां हम देखेंगे कि ये पहली स्थिति है, ये जल है, और ये जल है,
यहाँ पर हवा है, यानी ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ये पृथक्कारी पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है, और ये अभिलंब है जो पृथक्कारी पृष्ठ से समकोण पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इस प्रकार से यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वह अभिलंब से दूर हट जाए। तो ये जो है अपवर्तन कोण है और ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। तो ये पहली स्थिति है जब प्रकाश किरण जल से हवा में जा रही है, तो जल से हवा में जाने पर इसका अपवर्तन हुआ और वह अभिलंब से दूर हट गई। दूसरी स्थिति में कि यदि आपतन कोण को अगर हम और बढ़ाएं तो और बढ़ाने पर ये अभिलंब से और दूर हटेगी। जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे ये और ज्यादा अपवर्तित होगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जब प्रकार से यानी ये जल है और ये हवा है, यहाँ पर इस स्थिति में आपतन कोण को हम इतना बढ़ाएं इस प्रकार से आपतन कोण जो है इतना बड़ा कि अपवर्तित किरण जो है पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर, यानी ये अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। अपवर्तित किरण यानी जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो यहाँ पर जो आपतन कोण होगा उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक कोण ठीक है, यानी वह निश्चित कोण जिस पर अपवर्तन कोण का जो मान है 90 डिग्री हो जाता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। अब तीसरी स्थिति में कि यहाँ पर अब यदि आपतन कोण को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा। तो यदि हम यहाँ पर आपतन कोण को अगर और ज्यादा बढ़ाएं कि यहाँ पर आपतन कोण को अगर और ज्यादा बढ़ाएं तो अब अपवर्तित किरण और नीचे आएगी, यानी इस तरीके से अपवर्तित किरण यहाँ पर नीचे की तरफ अभिलंब से दूर हटेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि
आपतित किरण जो है वो सघन माध्यम से होकर जा रही है और अपवर्तन के पश्चात ये अपवर्तित किरण वापस इसी माध्यम में लौटकर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होकर के परावर्तन हो रहा है, क्योंकि ये प्रकाश किरण इसी माध्यम में जा रही है और इस पृष्ठ से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को परावर्तन कहा जाएगा। अपवर्तन में प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने पर अपवर्तित हो रही है और इसमें प्रकाश किरण जो है टकराकर वापस इसी माध्यम में लौटकर आ जाती है, इसलिए इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इस घटना का उपयोग प्रकाश तंतु बनाने में किया जाता है। प्रकाश तंतु, ऑप्टिक फाइबर बनाने में इस घटना का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है अपवर्तन का दूसरा उदाहरण है।